यह आग्रह पसंद करता है। मैं मसूरी में जैसी जेम्स के इलाके में बड़ा हुआ था। मैं मसूरी के कियाना में जेम्स फार्म फार्म गया, जहाँ जैसी जेम्स का पुत्र अब भी रहता था। उसकी पत्नी ने मुझे किस्से सुनाए कि किस तरह जैसी ट्रेनों और बैंकों को लूटा करता था और लूटे हुए पैसे को गरीबों में बांट दिया करता था ताकि वे अपनी गिरवी रखी हुई ज़मीन छुड़वा ले। जैसी जेम्स खुद को उसी तरह आशावादी और परोपकारी समझता था जैसा कि डच शोल्टज, दुनाली बंदूक, कराले या अल्कोपान या कई और गॉडफादर समझते हैं। सच तो यह है कि आप जिन लोगों से मिलते हैं उनमें से ज़्यादातर खुद को अच्छा और निस्वार्थ समझते हैं। जे पिरियपोर्ट मार्गन ने एक बार कहा था कि किसी भी काम को करने के पीछे आमतौर पर इंसान के पास दो कारण होते हैं। पहला कारण वास्तविक होता है और दूसरा कहने सुनने में अच्छा लगता है। यह कहने की जरूरत नहीं है कि हर इंसान वास्तविक कारण जानता है, परंतु चूंकि हम सभी लोग दिल से आदर्शवादी होते हैं, इसलिए हम उन कारणों के बारे में सोचना पसंद करते हैं जो कहने सुनने में अच्छे लगते हैं। इसलिए अगर आप लोगों को बदलना चाहते हैं तो आदर्शवादी कारणों का सहारा लीजिए। क्या यह आदर्शवादी तरीका बिजनेस में भी काम करता है? आइए देखते हैं। ग्लेनडोन, पेंसिल्वेनिया में फेरल मिशेल कंपनी के हैमिलेट जे फार्नल का उदाहरण लें। फर्नल एक चिड़चिड़े किराएदार ने घर खाली करके चले जाने की धमकी दी। हालांकि समझौते के अनुसार उसे 4 महीने तक वहीं रहना था, फिर भी उसने यह नोटिस थमा दिया कि वह तत्काल मकान खाली करके जा रहा है, चाहे समझौता कुछ भी हुआ हो। फैरल ने बताया, ये लोग मेरे मकान में सदियां गुजार चुके हैं। जब मकान साल भर में सबसे महंगे होते हैं, मैं जानता था कि सर्द ऋतु के पहले नया किराएदार मिलना मुश्किल है। मैं साफ देख सकता था कि किराएदार की मेरी सारी आमदनी डूबने वाली है और यकीन मानिए मैं बुरी तरह पगला गया था। आमतौर पर मैंने यह किया होता कि मैंने उसके पास जाकर उसे लीज के समझौते को फिर से पढ़ने की सलाह दी होती। मैंने बताया होता कि अगर उसने मकान खाली किया तो उसे पूरे का पूरा किराया एक मुफ्त चुकाना पड़ेगा और मैं कानूनी तरीके का इस्तेमाल करके उससे पैसा वसूल कर सकता था, और मैंने ऐसा ही किया होता। परंतु मैंने गुस्से में आकर विवाद बढ़ाने के बजाय दूसरी तकनीक का इस्तेमाल करने का निश्चय किया। मैंने कहा, मिस्टर डो, मैंने आपकी बात सुन ली है और मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि आप मकान खाली करना चाहते हैं। वर्षों तक किराए पर मकान देने के कारण मुझे मानव स्वभाव का काफ़ी ज्ञान हो चुका है, और आप जब यह मकान लेने आए थे तभी मैंने यह देख लिया था कि आप अपने वायदे के पक्के इंसान हैं। मुझे अब भी यही लगता है कि इसलिए मैं आपके सामने यह जोखिम भरा प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। यह रहा मेरा प्रस्ताव। इस पर कुछ दिन सोचे और फिर जवाब दे। अगर आप पहली तारीख तक आकर मुझसे यह कहेंगे कि आप अब भी मकान छोड़ने चाहते हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके निर्णय को अंतिम मान लूँगा। मैं आपको जाने दूँगा और यह मान लूँगा कि आपके बारे में मेरी धारणा गलत थी। परंतु मेरा अब भी विश्वास है कि आप अपने वायदे के पक्के हैं और आप समझौते का पालन करेंगे। हम या तो आदमी हैं या फिर बंदर, और विकल्प चुनना आमतौर पर हमारे अपने हाथ में होता है। अगले महीने वह किराएदार आया और उसने मुझे खुद किराया दिया। उसने कहा कि उसने और उसकी पत्नी ने इस बारे में चर्चा की और रुकने का फैसला किया। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपने सम्मान को बचाए रखने का उनके पास यही एक लौता तरीका था कि वे लीज की शर्त के अनुसार चले। जब लॉर्ड नॉर्थक्लिफ नहीं चाहते थे कि एक अखबार उनकी एक खास तस्वीर प्रकाशित करे, तो उन्होंने संपादक को एक पत्र लिखा। क्या पत्र में उन्होंने यह लिखा, कृपया मेरी वह तस्वीर मत छापिए क्योंकि मैं उस तस्वीर को पसंद नहीं करता। नहीं,
उन्होंने एक आदर्शवादी बात कही। उन्होंने हर आदमी के दिल में मौजूद माँ के प्रति प्रेम और सम्मान की भावना का सहारा लिया। उन्होंने लिखा, कृपया मेरी वह तस्वीर मत छापिए, वह तस्वीर मेरी माँ को पसंद नहीं है। जॉन डी रॉकफेलर जूनियर नहीं चाहते थे कि अखबार के कैमरामैन उनके बच्चे की फ़ोटो ले। उन्होंने यह नहीं कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों की तस्वीर छपे। नहीं, उन्होंने हमारे अंदर छुपी हुई उस इच्छा का सहारा लिया जो बच्चों को नुकसान से बचाना चाहती है। उन्होंने यह कहा, आप में से कई लोगों के बच्चे होंगे और आप तो जानते ही हैं कि बच्चों को इतना प्रचार मिलना उनके लिए अच्छा नहीं होगा। मैन के गरीब लड़के साइरस एच के कार्टेस जब अपना करियर शुरू कर रहे थे, जिसने उन्हें द सैटरडे इवनिंग पोस्ट ऑफ लेडीज होम जर्नल का मालिक बनाकर करोड़ की कमाई दी, तो वे अपने लेखकों को उतनी राशि नहीं दे सकते थे जितनी उनके दूसरे प्रतिद्वंदी दे सकते थे। वे सिर्फ पैसे के लिए नामी लेखकों से लेख नहीं लिखवा सकते थे, इसलिए उन्होंने आदर्शवादी कारणों का सहारा लिया। उदाहरण के लिए, उन्होंने लिटिल वीमेन की अमर लेखिका लुइसा में अल्क्राट को भी अपने समाचार पत्र के लिए लिखने पर राजी कर लिया, और उन्होंने यह काम उस समय किया जब वे अपनी प्रसिद्धि के शिखर पर थी। उन्होंने यह किस तरह किया? $100 का चेक देकर, जो उनके लिए नहीं बल्कि उनकी फेवरेट चैरिटी के नाम पर था। संदेहवादी व्यक्ति यहाँ पर कह सकता है, यह सब नॉर्थक्लिफ और रॉकफेलर या किसी भाविक उपन्यासकार के लिए सही हो सकता है, परंतु मैं यह देखना पसंद करूँगा कि यह उन कठोर लोगों के साथ कैसा सफल होगा जिनसे मुझे वसूली करनी पड़ती है। आप सही हो सकते हैं, कोई भी सिद्धांत सभी मामलों में सफल नहीं होगा, हर व्यक्ति के साथ काम नहीं करेगा। अगर आप उन परिणामों से संतुष्ट हैं जो आपको आज मिल रहे हैं, तो आपको बदलने की क्या ज़रूरत है? परंतु अगर आप असंतुष्ट हैं, तो प्रयोग करके देखने में हर्ज क्या है? चाहे जो हो, मुझे लगता है कि आपको मेरे पूर्व विद्यार्थी जेम्स एल थॉमस की यह सच्ची कहानी पढ़ने में आनंद आएगा। एक ऑटोमोबाइल कंपनी के 6 ग्राहकों ने सर्विसिंग के बिल चुकाने से इनकार कर दिया। किसी भी ग्राहक ने पूरे बिल पर आपत्ति नहीं उठाई थी, परंतु सभी का यह कहना था कि उन्हें जरूरत से ज़्यादा बिल दिया गया था। बिल कार्ड पर एक ग्राहक के हस्ताक्षर थे, इसलिए कंपनी जानती थी कि उसका दावा सही था, और कंपनी ने यह बात ग्राहकों को पत्र में लिख कर भिजवा दी। यह पहली गलती थी। क्रेडिट डिपार्टमेंट के आदमियों ने वसूली के लिए यह कदम उठाए। आपको क्या लगता है कि यह सफल हुए होंगे? कंपनी के एजेंट हर ग्राहक के घर गए और उन्हें साफ साफ बता दिया कि वे उस बिल की वसूली के लिए आए हैं जिसका भुगतान लंबे समय से अटका हुआ। उन्होंने यह स्पष्ट बता दिया कि कंपनी पूरी तरह सही थी, इसलिए ग्राहक पूरी तरह से गलत था। उन्होंने यह बताया कि ऑटोमोबाइल की जितनी समझ ग्राहकों को है, उससे बहुत ज़्यादा समझ ऑटोमोबाइल कंपनी को है, इसलिए ग्राहकों को बहस नहीं करनी चाहिए। परिणाम बहस चलती रही। क्या इनमें से किसी भी तरीके से ग्राहक मान गए और उसने अपने बिल का भुगतान कर दिया? आप इसका जवाब खुद ही दे सकते हैं। इस स्थिति में क्रेडिट मैनेजर कानूनी कार्रवाई करने के मूड में आ चुका था। तभी सौभाग्य से यह मामला जनरल मैनेजर की निगाह में आया। मैनेजर ने पैसे न चुकाने वाले ग्राहकों की जांच पड़ताल की और उससे यह पता चला कि यह सभी ग्राहक आमतौर पर अपने बिलों का तत्काल भुगतान करते हैं। इसलिए इस बात की संभावना थी कि कहीं ना कहीं वसूली के तरीके में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। इसलिए उसने जेम्स एल थॉमस को बुलाया और उससे कहा कि वह इन ना वसूल होने वाले बिलों की वसूली करे। मिस्टर थॉमस ने क्या कदम उठाए, यह उन्हीं के शब्दों में सुनिए। हर ग्राहक के पास मैं भी एक पुराना बिल वसूल करने गया था, एक ऐसा बिल जिसके बारे में हम जानते थे कि हम पूरी तरह सही हैं, परंतु मैंने इस बारे में एक भी शब्द नहीं कहा। मैंने बताया कि यह जानने आया हूँ कि कंपनी ने उनके लिए क्या किया है या क्या नहीं किया।
मैंने स्पष्ट कर दिया कि जब तक मैं ग्राहक की पूरी बात नहीं सुन लेता तब तक मैं इस बारे में अपनी राय नहीं बना सकता। मैंने उसे बताया कि कंपनी हमेशा सही नहीं होती और कंपनी से भी गलतियाँ होती हैं। मैंने उसे बताया कि मेरी रुचि केवल उसकी कार में थी और वह अपनी कार के बारे में जितना जानता है उतना कोई दूसरा नहीं जान सकता। अपनी कार के मामले में वह सबसे बड़ा विशेषज्ञ है। मैंने उसे बोलने दिया और मैं पूरी रुचि और सहानुभूति से उसकी बात सुनता रहा। यही उसे चाहिए था। आखिरकार जब दोस्ताना माहौल बन गया तो मैंने पूरे मामले को उसके विवेक और अंतरात्मा पर छोड़ दिया। मैंने आदर्शवादी कारणों का सहारा लिया। मैंने कहा, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि कंपनी ने ना इस प्रकरण को ठीक से नहीं संभाला। कंपनी के लोगों के कारण आपको बहुत परेशानी और असुविधा उठानी पड़ी है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं अपनी कंपनी की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। अभी तक की चर्चा में मैं जान गया हूँ कि आप में काफ़ी धैर्य और समझ है, इसलिए अब मैं आपसे एक मदद चाहता हूँ। दूसरा कोई भी व्यक्ति यह काम आपसे बेहतर तरीके से नहीं कर सकता, क्योंकि इसके बारे में आप किसी भी दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा जानते हैं। यहाँ रहा आपका बिल, मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ, इसलिए मैं यह आप पर ही छोड़ देता हूँ कि आप हमें कितना भुगतान करें। यह आपका बिल है और आप इसमें से जितनी राशि का भुगतान करना चाहें कर दे। आपका फैसला हमें मान्य होगा। क्या ग्राहकों ने बिल की राशि पूरी नहीं चुकाई और ऐसा करने में उन्हें रोमांच का अनुभव भी हुआ। बिल की राशि $150 से लेकर $400 के बीच थी, परंतु क्या ग्राहक ने स्वार्थपूर्ण विवेक का परिचय दिया? हाँ, उनमें से एक ने ऐसा किया। एक आदमी ने विवादित राशि का भुगतान नहीं किया, परंतु बाकी 5 ने विवादित राशि के अधिकांश हिस्से का भुगतान कर दिया। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इन सभी 6 ग्राहकों ने अगले 2 सालों में हमारी कंपनी से नई कार खरीदी। थॉमस का कहना है, अनुभव ने मुझे यह सिखाया कि जब ग्राहक के बारे में कोई जानकारी हासिल ना हो तो यह मानना उचित है कि वह ईमानदार, गंभीर, सच्चा है और बिल का भुगतान करने का इच्छुक है। परंतु तभी जब उसे यह विश्वास हो जाए कि बिल सही है। इसे अलग तरह से और शायद अधिक स्पष्ट ढंग से इस तरह कहा जा सकता है कि ग्राहक आमतौर पर ईमानदार होते हैं और भुगतान करना चाहते हैं। इस नियम के बहुत कम अपवाद होते हैं और मुझे विश्वास है कि ऐसे लोगों को भी अगर आप यह एहसास दिला दें कि आप उन्हें ईमानदार समझते हैं तो वे आपके साथ ईमानदारी से पेश आएंगे। आदर्शवादी सिद्धांतों का सहारा लें।